आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। जीव प्रक्रम, ये लेक्चर 2 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण। इससे पहले हम लोग पोषण को समझ चुके हैं। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का सूचना पहुंच सके। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा नगरी एग्जाम स्टडी पर। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग समझेंगे मानव में पोषण किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। आहार नली मुंह से गुद्दा तक विस्तृत लंबी नली है। और देख सकते हैं ये मुंह से जो है वह गुद्दा तक जो है वह आहार नली है। ग्रसिका होते हुए अमाशय से होते हुए छोटी आंत फिर बड़ी आंत से फिर एनस द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं आहार नली। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। अब जानते हैं डाइजेशन के बारे में। पाचन एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक यानी जो हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये भौतिक प्रक्रिया। और रासायनिक प्रक्रिया, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलाया जाता है। अमाशय एंजाइम छोड़ता है, छोटी आंत में एंजाइम मिलती है, लार द्वारा एंजाइम मिलाया जाता है, इसीलिए ये रासायनिक प्रक्रिया है। यानी पाचन एक भौतिक एवं एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। आगे है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुद्दा तक रहता है। इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। यानी आहार नाल जो है ये मुख गुहा से स्टार्ट होकर के और इस तरह से पूरा गुद्दा तक जो है वह रहता है। आहार नाल के भाग आप देख सकते हैं मुख या मुख गुहा, ग्रसिका यानी ग्रास नली, अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा होती है। साथ में पाचन तंत्र जो है ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। यानी यह जो है वो भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है, जिसमें है लार ग्रंथि, अक्रीत, जठर ग्रंथि और अग्नाशय। यानी ये जठर ग्रंथि अमाशय से निकलता है और अग्नाशय ये रहा आपका, और अकृत जो है वही अकृत है। लार जो है वह मुंह से निकलता है, लार ग्रंथि। आगे हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे मुंह या मुंह गुहा, जिसे माउथ या ओरल कैविटी कहा जाता है। मुंह या आहार नली का मुख्य द्वार है, जो एक खाली जगह होता है। यह एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं। और भोजन का पाचन की बात की जाए तो यह मुंह से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम इसको चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसीलिए भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दांत को। दांत का मुख्य कार्य है भोजन को चबाना, जिससे जब हम भोजन को चबाते हैं तो यह जो बड़े बड़े भोजन होती है, टुकड़ा होता है, उसको हम चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्योंकि ताकि इस पर जो है वह एंजाइम ठीक ढंग से कार्य कर सके, पाचन जो है वह अच्छे प्रकार से हो सके, इसीलिए इसे हम भोजन को चबाते हैं। मानव दांत के 2 परत होता है, बाहरी परत इनेमल, ये बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है, जबकि आंतरिक परत जो है वह डेंटाइन कहलाता है। आंतरिक परत डेंटाइन और बाहरी परत इनेमल कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। यानी मानव शरीर के सभी भागों में से सबसे कठोर भाग अगर है कोई तो वह है इनेमल, दांत का भाग है। आगे हम लोग देखते हैं लार ग्रंथि के बारे में। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसे लाला रस कहते हैं। लाला रस में लाइसोजाइम,
टाइलिन, डायस्टेज और मायोलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये है अपकलार ग्रंथि, पैरोटिक ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इससे जो है वह एंजाइम स्रावित होता है। इसका हम लोग कार्य को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइसोजाइम का कार्य क्या है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है वह कीटाणुओं को मारता है। जो भोजन के साथ कीटाणु आ जाता है वो कीटाणुओं को मारने वाला काम लाइसोजाइम एंजाइम जो है करता है, जो लार से निकलता है। टाइलिन और डायस्टेज जो है टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम जो है वह स्टार्च यानी मंड को पचाकर शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यानी जो भी मंड होता है उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। मायोलिन नामक एंजाइम जो है वह भोजन को चिपचिपा यानी लसलस बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। यानी जब हम भोजन को अच्छी प्रकार से चबाते हैं तो भोजन हमारा लसलसा बन जाता है, चिपचिपा बन जाता है, ताकि आगे जो है वह भोजन आसानी से पास हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि उसमें सभी प्रकार के एंजाइम जो है वह ठीक ढंग से मिल सके और पाचन क्रिया अच्छी प्रकार से हो सके। जीभ के काम कार्य को अगर देखें तो जीभ लाला रस मिलाने यानी जो भी एंजाइम लार से निकलता है उसे मिलाने का काम करता है। भोजन को मुंह से धकेलने का काम करता है, स्वाद बताने का काम करता है और बोलने में भी मदद करता है। जो भी हम स्वाद पता करते हैं वो जीभ से ही पता चलता है कि किस प्रकार का स्वाद है, नमकीन है, मीठा है या किस प्रकार से है। अगर देखते हैं लार, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है या लाइपेज है। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम अभी हम लोग डिस्कस किए कि टाइलिन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गर्सिका के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इसोफेगस। ग्रासिका एक लंबी नली आकार का संरचना होती है जो मुंह को अमाशय से जोड़ती है। यानी मुंह से अमाशय को जोड़ने वाले काम ये इसोफेगस करता है, यानी ग्रसिका करती है। मुंह से अमाशय तक भोजन क्रमाकुंचक गति द्वारा पहुंचता है। क्रमाकुंचक गति यानी भोजन जो है वह देखिए धीरे 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 नीचे उतरता है, जिसे हम कहते हैं क्रमाकुंचक गति। ऐसा नहीं है कि जीभ से जब हम भोजन को धकेलते हैं, निगलते हैं, तो यह सीधा डायरेक्ट जो है वह एकाएक यहाँ पर पहुंच जाता है अमाशय में। यह धीरे धीरे उतरता है, जिसे हम कहते हैं क्रमाकुंचक गति। गर्सिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये गर्सिका में किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होती है। आगे हम लोग देखते हैं ये क्रमाकुंचक गति को। अब ध्यान से देखें, ये आप देख सकते हैं ये भोजन है हमारा, यह जो है यह भोजन है जो मुंह से नीचे उतर रहा है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से नीचे उतर रहा है। देखिए ये जो क्रिया है, देखिए भोजन जो धीरे धीरे उतर रहा है, इसी को हम कहते हैं क्रमाकुंचक गति। क्रमाकुंचक गति इस तरह से जो है और यह अमाशय में आ जाता है भोजन। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम भोजन खा रहे होते हैं तो कभी कभी हम जोर से खांसने लगते हैं, क्योंकि यह जो है ये जो भोजन आ रहा होता है ये इस जगह पर यहाँ श्वास नली होता है और ये हमारा है ग्रसिका यानी आहार नली। भोजन आहार नली में ना जा करके कभी कभी ये श्वास नली में आ जाता है। जब हमारा एपिग्लोटिक्स जो है वो नहीं कार्य करता, हमारा मस्तिष्क कहीं बिजी होता है, तो यह एपिग्लोटिक्स जो है वह इस तरह से श्वास नली का छिद्र यानी जो ये नली है इसको बंद नहीं कर पाता, जिससे यह भोजन श्वास नली में आ जाता है और हम लोग
या जब भोजन खाते करते हैं तो खांसने लगते हैं। जैसे आप इसे ध्यान से देखें, ये देखिए, ये है आपका एपिग्लोटिक्स, या भोजन को श्वास नली में ना आने दे करके यहार नली में भेजने का काम करता है। ये देखें, ये इस प्रकार से जो है वह यहाँ बंद कर दिया, इस प्रकार से जो है वह यह बंद कर देता है। ये यहाँ जो हमारा श्वास नली होगा इसमें भोजन ना करके यहार नली में अन्य भी सही जा रहा है। ये अगर इकोग्लोटिक्स काम नहीं करता तो यह भोजन श्वास नली में आता है, जिससे हम लोग जोर से खांसने लगते हैं। इस प्रकार से वहां से नीचे उतरता है। चलिए, आई होप आप इसे समझे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं अमाशय को। अब हमारा भोजन दर्शिका के माध्यम से अमाशय में चला जाता है। अमाशय जो है, अमाशय एक बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है, और इसका आकार जो है वह जे आकार का होता है। इसका आकार जो है वह जे आकार का होता है। इसमें भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रहती है अमाशय में, और अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम के तौर पर पेप्सिन और श्लेष्मा निकलता है। यानी जो अमाशय की भित्ति होती है, आंतरिक जो भित्ति है, इससे जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और श्लेष्मा नामक एंजाइम जो है वह स्रावित होती है, निकलता है इससे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा के कार्य को समझ लेते हैं। ये हमारा अमाशय है, स्टमक, पेट। सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, यानी भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। साथ ही जो कीटाणु आता है उसे भी यह मारता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, कीटाणुओं को मारता है और भोजन को अम्लीय बना देता है, ताकि इस पर एंजाइम अच्छा से कार्य कर सके। पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पचाता है, और साथ ही रेनिन जो है वह दूध को पचाता है। श्लेष्मा की बात की जाए तो श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। यानी जो अम्ल है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो श्लेष्मा जो है आंतरिक दीवार जो है अमाशय का, इसकी रक्षा जो है वह श्लेष्मा करता है। अब यहाँ से भोजन जो है वह छोटी आंत में जाएगी, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये अमाशय है और यह भोजन जो है वह छोटी आंत में इंटर करेगी। तो यहाँ से जो अमाशय से जो भोजन छोटी आंत में आता है, उसका जो नियंत्रण है वह अवरोधनी पेशी द्वारा होता है। यानी अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, यह अवरोधनी पेशी इसका नियंत्रण करता है। यानी जो भी भोजन अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है उसका नियंत्रण अवरोधनी पेशी द्वारा होता है। कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? क्या ये अमाशय में, फेफड़ा में, यकृत में या अग्नाशय में? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जठर ग्रंथियां जो है वह अमाशय में पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं छोटी आंत यानी क्षुद्रांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। चलिए, क्षुद्रांत यहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी यहार नाल का अगर सबसे लंबा भाग है तो वह है क्षुद्रांत। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह कम स्थानों में अवस्थित होती है, यानी ये बहुत ज्यादा घुमा होने के कारण यह जो है वह कम स्थानों में अवस्थित रहती है और सबसे लंबा भाग है। विभिन्न जंतुओं में यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उसमें क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। हम जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो घास खाता है, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, उसे पचाने के लिए लंबी छोटी आंत होती है।
जबकि मांस खाने वाले यानी मांसाहारी जंतुओं का क्षुद्रांत छोटी होती है क्योंकि मांस पचाना सरल है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है। यह आंतरस का कार्य क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। आंतरस प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जो प्रोटीन होता है उसे अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा जो होता है वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। यानी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। और क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल है, यानी भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में ही पच जाता है। अब छोटी आंत में जो है वह भोजन जो पचता है अकृत और अग्नाशय से अलग अलग प्रकार का स्रावन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये अकृत है, यानी अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। यानी जो भोजन अमाशय में से आ रहा होता है वह भोजन अम्लीय होता है। अकृत से स्रावित जो पित्रस है, यानी अकृत से निकलने वाला पित्रस उस भोजन को क्षारीय बनाता है। साथ ही पीत लवण वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। यानी जो वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिका होती है उसको क्या करता है, ये पीत लवण उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, ताकि जो है वह एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाए। यानी एंजाइम उस वसा पे ठीक से कार्य कर सके, इसलिए उसे जो है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। यानी अमाशय से अम्लीय भोजन आता है उसे क्या बना देता है, क्षारीय। और पित्तलवन जो है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि पित्त रस का स्रावन किसके द्वारा होता है, छोटी आंत के द्वारा, अमाशय द्वारा, अकृत द्वारा या अग्नाशय द्वारा। तो पित्त रस का स्रावन जो होता है वो अकृत के द्वारा होता है। अब हम लोग समझते हैं अग्नाशय यानी पेंक्रियाज को। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। लेट यानी LAT, एल मीन्स होता है लाइपेज, ए मीन्स एमाइलेज और टी मीन्स ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम है इम्लिसिकृत वसा का पाचन करना, और एमाइलेज का काम है स्टार्च को पचाना, यानी जो मंड है होता है उसे पचाना होता है। और ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। अब यह भोजन पूरी तरह से छोटी आंत में पच चुका है, तो पचा हुआ भोजन जो है क्षुद्रांत की भित्ति अवशोषित करती है, यानी उसका जो आंतरिक स्तर होता है वह अवशोषित कर लेती है। यह कैसे कर पाती है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं जिसे दीर्घिरोम कहा जाता है। यानी ये जो अंगुली के जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है दीर्घिरोम। ये क्या करता है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, और जो पचा हुआ भोजन होता है उसे अवशोषित कर लेता है, उसे जो है वह अवशोषित कर लेता है, क्योंकि इसमें रुधिर वाहिकाओं का बहुतायत होती है। हमें रुधिर वाहिकाओं का छोटी छोटी जो नली होती है वो बहुत अधिक होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। और यहाँ से जो पचा हुआ भोजन है उसे अवशोषित कर लेता है, उसे यह दीर्घिरोम जो है वो अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, जहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण एवं पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अब हम लोग समझते हैं बड़ी आंत। अब छोटी आंत से भोजन जो है वह बड़ी आंत में इंटर कर जाएगी, यानी बिना पचे हुए भोजन, पचा हुआ भोजन को क्षुद्रांत अवशोषित कर लेता है, और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसे बड़ी आंत में यानी विलांत में भेज दिया जाता है, जहाँ जल का अवशोषण होता है। यानी बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है।
ये है आपका बड़ी आंत। यहाँ पर जो है वह जल का अवशोषण होता है। अब बात करते हैं गुद्दा द्वार। ये जो है ये है आपका एनस यानी गुद्दा द्वार, यानी अन्य पदार्थ गुद्दा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुद्दा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमें जो भी अब अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, और यह जो वर्ज्य पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है वह बाहर होता है। इसका नियंत्रण जो है वह गुद्दा अवरोधनी करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।